नमस्कार। आज हम फैकल्टी विकास और प्रशिक्षण पर जो स्रोत मिले हैं उनकी थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, नमस्कार। कोशिश यही समझने की है कि आजकल फैकल्टी ट्रेनिंग के सबसे कारगर तरीके क्या उभर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो दस्तावेज हमने देखे उनमें एक बात तो साफ है कि अब सिर्फ वो पुराने पारंपरिक तरीके वो शायद काफी नहीं है। सही कहा। चलिए शुरुआत करते हैं इन व्यवस्थित विकास कार्यक्रमों से। मतलब रेगुलर वर्कशॉप्स, सेमिनार वगैरह तो हैं ही। हाँ, वो तो हमेशा से रहे हैं। पर अब ध्यान शायद ज्यादा शिक्षण के नई तरीकों, मूल्यांकन की तकनीकों और खासकर ये जो सिमुलेशन आधारित शिक्षा है उस पर है। हाँ, और ये जो आपने व्यवस्थित या संरचित कहा ना, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि सभी फैकल्टी सदस्य लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स और स्टैंडर्ड से वाकिफ हों। मतलब एक रूपता आती है। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे सीधे शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। ऐसा नहीं कि हर कोई बस अपने हिसाब से चल रहा हो। सही। और सिर्फ पढ़ाने के तरीकों पर ही नहीं बल्कि क्लिनिकल स्किल्स को बेहतर बनाने पर भी काफी जोर दिख रहा है। स्रोतों में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का जिक्र है, अलग अलग विभागों में रोटेशन, स्किल लैब्स। और इसको अगर बड़े दायरे में देखें तो इसका मतलब है कि शिक्षकों को सिर्फ थ्योरी में ही महारत ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर भी वो एकदम अपडेटेड रहें। हाँ, ये जरूरी है। जो वो पढ़ा रहे हैं वो असल दुनिया की प्रैक्टिस से जुड़ा हो, ये बहुत जरूरी है। खासकर मेडिकल जैसे फील्ड में तो ये बहुत ही अहम है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प चीज जो सामने आई वो है टेक्नोलॉजी का बढ़ता रोल। हाँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS। हाँ, LMS, वर्चुअल सिमुलेशन, मल्टीमीडिया टूल्स और यहाँ तक कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीडबैक टूल्स की ट्रेनिंग की भी बात है इसमें। सही कहा। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कोई फैंसी चीज नहीं रह गई है। हाँ। ये असल में शिक्षण को ज्यादा रोचक, ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकती है। अब सोचिए, वर्चुअल सिमुलेशन से छात्र बिना किसी असली मरीज को खतरे में डाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और AI वाले टूल्स, वो तो शिक्षकों को उनकी टीचिंग स्टाइल पर इतना दकीक, इतना पर्सनल फीडबैक दे सकते हैं जो शायद पहले मुमकिन ही नहीं था। ये तो एक तरह से पर्सनल कोचिंग जैसा हो गया। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सब अपनाने में मतलब टेक्नोलॉजी को, फैकल्टी को कोई दिक्कतें भी आती हैं, चुनौतियां? हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं, जैसे अक्सर समय की कमी या फिर संस्था की तरफ से पूरा सपोर्ट न मिलना। अच्छा। ये बातें आड़े आ जाती हैं। देखिए, सिर्फ टूल दे देना ही काफी नहीं होता है ना, उसके इस्तेमाल के लिए जरूरी ट्रेनिंग और वक्त भी देना होगा। ये तो बहुत वाजिब बात है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अलावा वो जो मानवीय पहलू है उस पर भी जोर है, जैसे मेंटोरशिप और पेयर लर्निंग का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। यानी सीनियर फैकल्टी जूनियर को गाइड करे और साथी मतलब कलीग्स एक दूसरे के पढ़ाने के तरीकों को देखकर फीडबैक दे। बिल्कुल, ये नॉलेज शेयरिंग और लगातार सुधार के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक दूसरे से सीखने का एक कल्चर बनता है। हाँ। और इसी से जुड़ी एक और बात है रिसर्च और सबूतों पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, मतलब एविडेंस बेस्ड टीचिंग। अच्छा। ताकि जो पढ़ाया जा रहा है वो ताज़ा रिसर्च से जुड़ा रहे, न कि बस पुरानी चली आ रही बातों पर ही आधारित हो। तो मतलब ये सिर्फ अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की लिस्ट नहीं है, एक सफल फैकल्टी विकास के लिए पूरा माहौल, पूरा इकोसिस्टम सही होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शोध इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे सहायक संस्थागत नीतियां, मतलब सपोर्टिव पॉलिसीज होनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन और फीडबैक का एक सिस्टम होना चाहिए। ये सब बेहद जरूरी हैं। और आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात भी की थी। हाँ, वो मैं कहने वाली थी। आजकल सॉफ्ट स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, जैसे संवाद कौशल, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क। ये तकनीकी योग्यता जितनी ही अहम है, शायद उससे ज्यादा भी। इसी टीम वर्क से जुड़ा एक और पहलू है जिसका जिक्र है अंतर व्यावसायिक शिक्षा, इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अलग अलग स्वास्थ्य फील्ड के जो शिक्षक हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट वगैरह, उनको मिलकर काम करना सिखाया जाए। ओके। लक्ष्य ये है कि फिर वे अपने छात्रों को सिखा सकें कि टीमों में कैसे बेहतर मरीज देखभाल की जाती है, क्योंकि आजकल इलाज अकेले नहीं होता, टीम में होता है। समझ गया। तो अगर इन सब बातों का एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? सार क्या है इसका? निचोड़ यही है कि एक प्रभावी फैकल्टी विकास एक बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल काम है। ये सिर्फ पढ़ाने के स्किल तक ही सीमित नहीं है। इसमें उनकी क्लिनिकल योग्यता, उनकी तकनीकी समझ, रिसर्च करने की क्षमता, सॉफ्ट स्किल्स और उनका पेशेवर रवैया, इन सब का एक तरह से कहें तो समग्र विकास शामिल है। और ये कोई एक बार की चीज नहीं है,
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमने देखा कि फैकल्टी का प्रभावी विकास कितना व्यापक है। इसमें संरचित कार्यक्रम हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मेंटरशिप है, रिसर्च है, सॉफ्ट स्किल्स हैं और जो शायद सबसे जरूरी है, संस्था का पूरा समर्थन भी शामिल है। ये सब चीजें मिलकर ही काम करती हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने लायक बात सामने आती है, सोचने के लिए एक सवाल। जिस तरह से इन सभी अलग अलग तरह के कौशलों पर क्लिनिकल, तकनीकी, सॉफ्ट स्किल्स, रिसर्च, इन सब पर जोर इतना बढ़ रहा है, तो भविष्य में एक फैकल्टी सदस्य की भूमिका पारंपरिक शिक्षक वाली भूमिका से कितनी अलग और कितनी ज्यादा विकसित हो सकती है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए।